वेलकम टू एसवीपी सिविल टेक। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो स्टोन पार्ट 5 में हम बात कर चुके हैं ब्लास्टिंग मेथड में प्रयोग किए जाने वाले एक्सप्लोसिव के बारे में और एलएलआर के बारे में, और एलएलआर की सहायता से जो विस्फोट कराने में जो एक्सप्लोसिव की मात्रा होती है उसको ज्ञात करने के लिए एलएलआर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम 3 फार्मूले के बारे में अध्ययन किया। चलिए स्टोन पार्ट 6 में हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में, यानी कि मतलब जल अवशोषण परीक्षण के बारे में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में। तीसरे नंबर पर बात करेंगे एब्रेशन टेस्ट के बारे में। चौथे नंबर पर बात करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। और पाँचवें नंबर पर बात करेंगे एट्रीजन टेस्ट के बारे में। छठवें नंबर पर बात करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। सातवें नंबर पर बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में क्या रहता है, क्या ज्ञात किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात की जाती है स्टोन की। तो इस प्रकार ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए इसमें 3 मेथड है। जो पहला मेथड है स्मिथ टेस्ट है, जो दूसरा है ब्राड टेस्ट है, उसके बाद तीसरा जो है एसिड टेस्ट, और चौथे नंबर पर क्रिस्टलाइजिंग टेस्ट है। और इस प्रकार 8वां जो टेस्ट हमारा क्या है, सीमेंटेशन टेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब बात करते हैं इन सभी टेस्ट के बारे में बारी बारी से डिटेल में। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई संरचना बनाई गई हो तो कभी ना कभी वाटर के संपर्क में आती है। अगर मैदानी क्षेत्र में बनाई गई है तो जब बारिश होगी तब पानी के संपर्क में आएगी, और अगर जल के अंदर बनाई गई है, अगर पानी के अंदर बनाई गई है, समुद्र में बनाई गई है, तो हमेशा ही क्या करती है, संरचना पानी के संपर्क में रहती है। तो हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या करते हैं, फॉर फाइंड आउट पोर इन स्टोन, क्या होता है, फॉर फाइंड आउट पोर इन स्टोन, यानी स्टोन में जो पोर होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब इसमें और क्या ज्ञात किया जाता है, इस टेस्ट के द्वारा हम स्टोन द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पानी की मात्रा को ज्ञात करते हैं। ठीक, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट द्वारा हम स्टोन के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पानी की मात्रा को ज्ञात करते हैं। चलिए अब टेस्ट प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि पत्थर की साफ रोड़ी को तौलकर उसे एक ट्रे में 24 घंटे के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में क्या करते हैं, भिगो देते हैं। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि 24 घंटे के बाद रोड़ी को बाहर निकाल कर उसे छाया में सुखा लेते हैं, जब तक कि उसके ऊपर का पानी पूरी तरह से सूख न जाए। 24 घंटे बाद रोड़ी को हम पानी से, जो ट्रे में पानी रखकर स्टोन को डुबे हुए हैं, उस स्टोन को बाहर निकालते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ट्रे में हम पानी रखते हैं, इसमें स्टोन डालते हैं, तो पानी ट्रे में इतना पर्याप्त रहना चाहिए कि जो स्टोन उसमें हम डाल रहे हैं वो पूरी तरह से डूब जाए। उसके बाद क्या करेंगे, जब स्टोन को 24 घंटे बाद बाहर निकाल लेंगे, उसको पूरी तरह सुखा लेंगे। उसके बाद रोड़ी को साफ कपड़े से साफ कर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, तौल लेते हैं। अब माना कि भिगोने से पहले जो रोड़ी का भार था क्या था, W1 था। अब 24 घंटे बाद उसका भार कितना हो गया, W2 हो गया। अब पत्थर के प्रारंभिक भार W1, पत्थर के प्रारंभिक भार W1 तथा भिगोने के बाद भार W2 का अंतर ही पत्थर के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल की मात्रा होगी। अब जो फार्मूला है, वाटर एब्जॉर्प्शन बराबर W2 माइनस W1 बट्टा में W1 गुणते 100%, यानी कि मतलब ये जो ऊपर लिखा गया है W2 माइनस W1, ये क्या है, जल की मात्रा है। और W1 क्या है, प्रारंभिक जो 24 घंटा स्टोन को भिगोने से पहले जो भार था, 24 घंटा पहले जो भार था स्टोन का, वो भार है W1। इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्ञात कर लेते हैं स्टोन का। अब चलिए बात करते हैं किस संरचना के लिए, कैसी संरचना के लिए, किस कंडीशन में जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलीय संरचना। जलीय संरचना जैसे कि बांध, बियर, समुद्री संरचनाओं आदि के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है कितना होना चाहिए, 0.5%। 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। जलीय संरचना जैसे बांध, बियर, समुद्री संरचनाओं के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब सेकेंड नंबर पर बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तुषार एवं हिमपात की संभावना हो, वहाँ पर यह मान 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तुषार और हिमपात की संभावना होती है, वहाँ पे यह जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हिमपात होता रहता है। उत्तराखंड हो गया। तो ऐसी जगहों पे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्टोन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सामान्य कार्य के लिए। सामान्य कार्य जो जिसका ज़्यादा महत्व नहीं है, जैसे कि जनरल कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, उसमें जो स्टोन की जो जल अवशोषण जो कैपेसिटी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो कितना होना चाहिए, 2 से 3% होना चाहिए। अगर 2 से 3% से अधिक अगर वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो ऐसे स्टोन का प्रयोग हम कंस्ट्रक्शन करने में नहीं करेंगे। अब चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो समान आयतन के पत्थर तथा पानी के क्रमशः भार तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। जो पत्थर का आयतन है वही पानी का आयतन, ठीक, पत्थर का आयतन बराबर पानी का आयतन, और जो पत्थर का भार होगा उसमें पानी के आयतन से जो कि पत्थर के आयतन के बराबर है, जब भाग देंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब चलिए बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। तो सर्वप्रथम पत्थर के टुकड़े को अच्छी प्रकार से सुखाकर उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। माना कि भार कितना है, W है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि सैंपल को पानी से भरे जार में डालते हैं। पानी की ऊंचाई में जितनी वृद्धि होती है वह सैंपल का आयतन होता है। अब आपको बताते हैं, जैसे कि ये जार हो गया, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जब इसमें हम स्टोन के सैंपल को डालेंगे, मान लीजिए कि स्टोन का सैंपल जब यहाँ पे आएगा, तो जितना आयतन स्टोन का होगा उतना पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो पानी होगा इसका जितना आयतन होगा वही आयतन किसका होगा, इस स्टोन के सैंपल का होगा। यानी कि मतलब इस जल का आयतन बराबर स्टोन सैंपल का आयतन। तो स्टोन के सैंपल के भार में जब हम इस आयतन से, जो कि स्टोन सैंपल के आयतन के बराबर है, जब भाग देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी G बराबर W/V किलोग्राम पर घन मीटर, जहाँ पर W जो स्टोन का भार है और जो V है यह स्टोन के आयतन है या स्टोन के द्वारा हटाए गए जल का आयतन है। चलिए बात करते हैं नोट पॉइंट के बारे में। मोस्टली स्टोन है स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2.5 to 3, यानी कि मतलब जो अधिकतर स्टोन होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है, 2.5 से 3 के बीच में होती है। अब फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, अच्छी बिल्डिंग में जो स्टोन प्रयोग किए जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड नॉट बी लेस देन 2.5, यानी कि मतलब जो भी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उसमें जो भी स्टोन प्रयोग किया जा रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए तीसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, एब्रेशन टेस्ट के बारे में। ठीक, तो एब्रेशन टेस्ट जो है यह परीक्षण पत्थर का अपघर्षण यानी रगड़ के विरुद्ध प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो एब्रेशन टेस्ट है, स्टोन के ऊपर जो उसका अपघर्षण के विरुद्ध जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे कि सड़क कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला पत्थर जो है उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाले होने चाहिए। जो सड़क होती है तो जो भी उस पर स्टोन प्रयोग किया जाएगा उस पर हमेशा भारी वाहन चलते रहते हैं, तो स्टोन और जो वाहन के टायर होते हैं उसके बीच क्या होता है, रगड़ होता है। अगर इसका प्रतिरोध अगर अच्छा नहीं होगा तो रोड बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी स्टोन रोड निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं वो उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाले होने चाहिए। ठीक, अब देखिए इस एब्रेशन टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया रहता है। तो एब्रेशन टेस्ट के द्वारा स्टोन की हार्डनेस क्या किया जाता है, स्टोन की हार्डनेस तथा वियरिंग रेजिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। एब्रेशन टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, हार्डनेस तथा वियरिंग रेजिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है।
अब देखिए यह जो टेस्ट है डोरी टेस्टिंग मशीन द्वारा किया जाता है। यह जो टेस्ट है डोरी टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। ये जो है मशीन जो है दिखाई दे रही है आपको फिगर में, ये कौन सी मशीन है? डोरी टेस्टिंग मशीन। अब चलिए बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। तो सर्वप्रथम 25 mm डाया एंड 25 mm ऊंचाई का सैंपल लेते हैं, फिर उसे 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि मतलब 100 डिग्री से 110 डिग्री के तापमान पर ओवन ड्राई करके उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा सैंपल लेंगे जिसको जो ऊंचाई होगी 25 mm होगी, ठीक, और उसकी जो डाया होगा वो भी कितना होगा? 25 mm होगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने के लिए जो टेम्परेचर होता है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अब उसके क्या करेंगे, अब चक्री पर रख कर क्या करेंगे, अब सैंपल को चक्री पर रख कर 26 सेंटीमीटर की एक्सल डिस्टेंस पे, क्या है 26 सेंटीमीटर की एक्सल डिस्टेंस, यानी कि मतलब ये जो यहाँ पे सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इससे 26 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेंगे, सैंपल को रखेंगे। अब क्या करेंगे, 26 सेंटीमीटर एक्सल डिस्टेंस पर रखकर 28 आरपीएम यानी कि मतलब 28 राउंड पर मिनट की दर से क्या करेंगे, 1000 चक्कर तक चक्री को घुमाएंगे, डोरी टेस्टिंग मशीन को घुमाएंगे, ठीक। और घुमाने के बाद रोकेंगे और फिर स्टोन का भार ज्ञात कर लेंगे। तो जो पहले स्टोन का भार ज्ञात किया गया है और फिर बाद में 100 चक्कर घुमाने के बाद स्टोन की सैंपल का भार ज्ञात किया गया है। अब निम्न सूत्र से अपघर्षण गुणांक ज्ञात किया जाता है, ठीक। जो ये फार्मूला दिया गया इसके द्वारा क्या करते हैं, घर्षण गुणांक को, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि W1 माइनस W2 और लॉस इन वेट यानी मतलब जो उसके भार में जो कमी हुई है बट्टा में 3, यानी कि मतलब इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से देखिए। घर्षण गुणांक यानी मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 20 माइनस W1 माइनस W2 और लॉस इन वेट बाई 3। अब इसके द्वारा जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, अगर यह रिजल्ट 0 से 14 के बीच में प्राप्त होता है, अगर इस फार्मूले के द्वारा जो भी रिजल्ट प्राप्त किया जा रहा है अगर वह 0 से 14 के बीच में होगा तो स्टोन कैसा होगा, स्टोन सॉफ्ट स्टोन होगा। अगर इस फार्मूले के द्वारा जो भी रिजल्ट प्राप्त किया जा रहा है अगर 14 से 17 के बीच है तो यह कैसा स्टोन होगा, मीडियम सॉफ्ट स्टोन। अगर यह घर्षण गुणांक 17 से अधिक प्राप्त किया जा रहा है तो कैसा स्टोन होगा, हार्ड या गुड स्टोन होगा। अब चलिए बात करते हैं चौथे टेस्ट के बारे में, एट्रिजन टेस्ट के बारे में। तो एट्रिजन टेस्ट के द्वारा हम स्टोन की हार्डनेस, टफनेस तथा वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात किया जाता है, एट्रिजन टेस्ट के द्वारा स्टोन की हार्डनेस, टफनेस तथा वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। जो एब्रेशन टेस्ट पढ़ाए हैं उसमें क्या ज्ञात किया जाता था, हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस, लेकिन जो एट्रिजन टेस्ट है इसमें क्या ज्ञात किया जाता है, स्टोन की हार्डनेस भी ज्ञात किया जाता है, इसकी टफनेस भी और वियरिंग रेजिस्टेंस भी ज्ञात किया जाता है, ठीक। इस टेस्ट में क्या क्या ज्ञात किया जाता है, इस टेस्ट में जो है रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। यह जो टेस्ट है डेवल टेस्टिंग मशीन में ज्ञात किया जाता है, ठीक। यह जो एट्रिजन टेस्ट है किस मशीन में किया जाता है, डेवल टेस्टिंग मशीन में। ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है फिगर में, कौन सी मशीन है, डेवल टेस्टिंग मशीन, ठीक। अब तीसरा पॉइंट इसमें है कि इस टेस्ट को करने के बाद टफनेस तथा एब्रेशन टेस्ट नहीं किया जाता है। एट्रिजन टेस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, टफनेस और एब्रेशन टेस्ट नहीं किया जाता है। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि एब्रेशन टेस्ट में क्या क्या ज्ञात किया जाता है, हार्डनेस ज्ञात किया जाता है और क्या ज्ञात किया जाता है, वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। और एट्रिजन टेस्ट में क्या ज्ञात किया जाता है, हार्डनेस, टफनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस। और टफनेस टेस्ट में क्या ज्ञात किया जाता है, टफनेस ज्ञात किया जाता है। तो जब हम एट्रिजन टेस्ट कर लेंगे तो टफनेस टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं हम एट्रिजन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 60 mm यानी 60 mm का 5 kg भार का सैंपल लेते हैं। 60 mm माप का 5 kg भार का सैंपल लेते हैं। प्रत्येक सैंपल को क्या करते हैं, सिलेंडर में भरकर 30 RPM की दर से
5 घंटे के लिए। जो सैंपल होगा 60 mm का होगा और उसका जो टोटल भार होगा कितना होगा 5 kg। और क्या करेंगे उसको प्रत्येक सिलेंडर में भरकर 30 RPM की दर से 5 घंटे के लिए 9000 चक्कर क्या करेंगे घुमाएंगे। उसके बाद घुमाने के बाद जो सैंपल बचेगा उसमें उसको 1.5 mm सिर से क्या करेंगे छान लिया जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट इस फार्मूले से ज्ञात किया जाएगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बराबर क्या होगा लॉस इट मीन बाई इनिशियल वेट इंटू 100। तो इस फार्मूले से जो भी हमें प्राप्त होगा वैल्यू, अगर वो 2% से कम है, अगर ये परसेंटेज फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है अगर ये प्रतिशत अगर 2% से कम है तो स्टोन कैसा होगा गुड स्टोन होगा। लॉस अगर उसके वेट में अगर लॉस जितना कम होगा स्टोन उतना ही अच्छा होगा। अगर 2% से कम उसमें लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो रहा है, ज्ञात हो रहा है इस फार्मूले के द्वारा, तो स्टोन जो हमारा होगा गुड स्टोन होगा। सेकंड नंबर पे अगर फ्रिक्शन इससे जो प्राप्त हो रहा है वैल्यू जो इससे प्राप्त हो रही है इस फार्मूले से अगर 2 से 4 के बीच में प्राप्त हो रही है तो हमारा स्टोन कैसा होगा मीडियम स्टोन होगा। अगर यही वैल्यू अगर 5% से अधिक प्राप्त हो रही है तो ये कैसा स्टोन होगा यूजलेस स्टोन होगा। यानी कि मतलब अगर इस फार्मूले से अगर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है 5% से अधिक हो जा रही है तो इसे ऐसे स्टोन का प्रयोग हम किसी भी कार्य में नहीं करेंगे, ऐसा स्टोन यूजलेस स्टोन हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं टफनेस टेस्ट के बारे में। तो टफनेस टेस्ट में स्टोन की क्या ज्ञात किया जाता है टफनेस। इस टेस्ट में स्टोन की टफनेस या कड़ापन ज्ञात किया जाता है। ठीक, यह जो टेस्ट है पेग टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। कैसी मशीन में किया जाता है पेग टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। टफनेस टेस्ट द्वारा स्टोन का टफनेस या कड़ापन ज्ञात किया जाता है। इस टेस्ट जो है पेग टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। अब टेस्ट प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ट प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसा सैंपल लेते हैं जिसका जो डाया है कितना है 25 mm और जो इसकी हाइट है कितना है 25 mm। ठीक, तो ऐसा सैंपल लेंगे जिसका जो व्यास है 25 mm होगा, उसकी ऊंचाई भी 25 mm। अब सैंपल को 50 kg एनविल पर रखकर 2 kg हैमर से टक्कर मारते हैं। देखिए एनविल क्या होता है, वर्कशॉप में हमें इस प्रकार का एक लोहे का टुकड़ा दिखाया जाता है। ठीक, इस पे जॉब बनाया जाता है, कोई भी जॉब होता है इसी पे रख कर हम बनाते हैं। ठीक, इस इंस्ट्रूमेंट जो है जो एनविल है एक किस में देखा जा सकता है, इसको मशीन शॉप और सीट मेटल शॉप में देखा जा सकता है। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो सैंपल है उसको 50 kg एनविल पर रख कर 2 किलोग्राम के हैमर से टक्कर मारते हैं। ये हमारा एनविल हो गया, इस पर सैंपल को रखेंगे। इसका जो भार होगा 50 किलोग्राम होगा। ये जो हथौड़ा होगा, जो हथौड़ा हम ऐसे लेंगे उसका जो भार कितना होगा 2 किलोग्राम होगा। अब इस हथौड़े से क्या करेंगे इस सैंपल पे टक्कर मारेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हम हथौड़े से टक्कर मारेंगे वो कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई से मारेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से मारेंगे। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम टक्कर मारेंगे पहली बार। दूसरी बार 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से टक्कर मारेंगे। ठीक, इसी प्रकार तीसरी बार 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई से टक्कर मारेंगे। इसी प्रकार जितनी बार टक्कर मारेंगे 1-1 सेंटीमीटर को बढ़ाकर मारेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं 25 mm व्यास तथा 25 mm ऊंचाई का स्टोन सैंपल को 50 kg एनविल पर रखकर 2 kg हैमर से टक्कर मारते हैं। प्रथम बार 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, दूसरी बार 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। इसी तरह हर बार 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर टक्कर मारते हैं। जिस टक्कर पे सैंपल टूट जाता है या उसका इम्पैक्ट इंडेक्स कहलाता है। पहली बार 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से मारेंगे, इसी प्रकार हर बार टक्कर मारेंगे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर मारेंगे। और जिस टक्कर मारने पर जैसे चौथी बार अगर टक्कर मारते हैं अगर पत्थर टूट जाता है, सैंपल टूट जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट इंडेक्स होगा कितना होगा 4 होगा। अगर 6 बार मारने पर, छठवीं बार मारने पर अगर सैंपल टूटता है तो उसका जो इम्पैक्ट इंडेक्स कितना होगा 6 होगा। अब देखिए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अगर 19 इम्पैक्ट मारने के बाद, 19 टक्कर मारने के बाद अगर स्टोन टूटता है तो उसका इम्पैक्ट इंडेक्स कितना होगा 19। तो अगर 19 इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो उस कैसा स्टोन होगा गुड टफनेस होगी। उस स्टोन की टफनेस कितनी होगी अच्छी होगी। अगर 16 से 17 यदि अगर
16 से 17 इम्पैक्ट प्राप्त हो रहा है तो कैसा स्टोन होगा, मीडियम टफनेस होगा। अगर स्टोन की टफनेस अगर 6 प्राप्त हो रही है, यानी कि मतलब 6 टक्कर मारने पर ही स्टोन क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, तो ऐसा स्टोन क्या होगा, यूजलेस स्टोन होगा। यानी कि मतलब अगर 6 टक्कर मारने से पहले या 6 टक्कर मारने पर अगर स्टोन टूटता है तो ऐसे स्टोन का प्रयोग हम कहीं नहीं करेंगे। अब चलिए बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। ठीक, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की सहायता से स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की सहायता से स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है। यह टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। देखिए ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, कौन सी मशीन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। ये आपको सिविल लैब में मिलेगा, जिसमें एग्रीगेट ईंट की भी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात किया जा रहा है। तो दोनों में इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें डायल गेज लगा रहता है, इसमें हम देखते हैं कि कितना यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से हम दाब लगा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे स्टोन सैंपल को रखा जाता है और इस प्रकार इस दाब लगता है स्टोन सैंपल पे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। तो टेस्ट प्रोसीजर में आपको हम क्या बताने वाले हैं कि स्टोन का जो सैंपल होता है उसकी माप क्या होती है। स्टोन सैंपल की जो माप होती है 50 × 50 × 50 mm, यानी कि मतलब ऐसा घन लेंगे जिसका प्रत्येक साइड कितना हो, 50 mm का हो। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ पे उसको रखेंगे मशीन में, उसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सैंपल को रखने के बाद क्या करेंगे कि 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से सैंपल को क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखने के बाद उस पर जो रेट ऑफ लोडिंग होगा 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से उस पर हम लोड लगाएंगे। अब उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बारे में बात करते हैं। जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वह रिजल्ट कितना होना चाहिए। फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 3 पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। यानी कि मतलब एक अच्छी बिल्डिंग के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वह इससे कम नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मतलब जो भी स्टोन प्राप्त हो रहा है अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए उस स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसी को कहीं कहीं क्या लिखता है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि मतलब स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इसी को क्या लिखा जा सकता है, 100 मेगापास्कल। यानी कि मतलब जो स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ है 100 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि एक अच्छी बिल्डिंग के निर्माण के लिए स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए या किससे कम नहीं होनी चाहिए। इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। अब बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो साउंडनेस टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। तो साउंडनेस टेस्ट है, इसके द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक, साउंडनेस टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए साउंडनेस टेस्ट को कहीं कहीं क्या लिख देता है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी लिख देता है। ठीक, हम बात करते हैं कि जो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी होती है ये जो 4 प्रकार से ज्ञात की जाती है। जो पहले जो मेथड है स्मिथ टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा जो ब्राड टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। थर्ड नंबर पे एसी टेस्ट के द्वारा या क्रिस्टलाइजिंग टेस्ट के द्वारा भी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जा सकता है। अब चलिए इन चारों के बारे में बात करते हैं, विस्तार से डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्मिथ टेस्ट के बारे में। तो स्मिथ टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को ज्ञात किया जाता है। अब इस टेस्ट द्वारा स्टोन में सॉल्युबल मैटर की मात्रा ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में पूछ जाता है कि स्मिथ टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो स्मिथ टेस्ट के द्वारा सॉल्युबल मैटर की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो स्मिथ टेस्ट द्वारा टर्बिडिटी के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। ये भी पूछता है कि स्मिथ टेस्ट में किसके आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, टर्बिडिटी के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इस टेस्ट में क्या करते हैं
कि इस टेस्ट में पानी से भरे बर्तन में स्टोन सैंपल को डाल देते हैं, जो कि सिक्के के बराबर होता है। ऐसा सैंपल होता है जो कि एक सिक्के के बराबर होगा, उसको पानी से भरे बर्तन में डाल देंगे, ठीक। और कुछ समय बाद पानी के गंदा होने के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात की जाएगी। अगर 2 सैंपल लिए हैं, पहले सैंपल को कुछ समय तक पानी में डालने के बाद जो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो टर्बिडिटी है कम प्राप्त हो रही है या कुछ भी प्राप्त हो रही है, फिर दूसरे सैंपल को हम पानी के अंदर डालें, उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ प्राप्त हुई, ठीक। अगर सैंपल 2 की जो टर्बिडिटी प्राप्त हुई है सैंपल 1 से अधिक है, तो जो दूसरा सैंपल जो होगा कम ड्यूरेबल होगा, पहला सैंपल जो होगा अधिक ड्यूरेबल होगा। ध्यान दीजिए, अगर सैंपल दूसरे की टर्बिडिटी सैंपल 1 की टर्बिडिटी से अगर अधिक प्राप्त हो रही है, तो जो स्टोन 2 होगा, स्टोन 1 से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी कम होगी। अब चलिए बात करते हैं ब्राड टेस्ट के बारे में। तो ब्राड टेस्ट द्वारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस यानी कि मतलब तुषार प्रभाव ज्ञात किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग। अब इसमें क्या करते हैं कि स्टोन के सैंपल को बॉयल सोडियम सल्फेट यानी 2SO4 के घोल में डाल देते हैं, ठीक। जो स्टोन का सैंपल है उसको बॉयल सोडियम सल्फेट के घोल में डाल देते हैं और कुछ समय बाद उसे बाहर निकाल कर सुखा लेते हैं और तथा उसके भार में होने वाली कमी को नोट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे कि जो स्टोन सैंपल लेंगे उसका वेट लेंगे, उसका वेट ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको बॉयल सोडियम सल्फेट के घोल में डालेंगे, कुछ समय बाद सैंपल को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे और उसके बाद उसके भार में होने वाली कमी को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जिसके भार में अधिक कमी होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक सैंपल लिए, ठीक, इसके भार में 5 मिलीग्राम की कमी हो रही है, ठीक। दूसरा सैंपल लिए, इसके भार में कितनी ग्राम की कमी हो रही है, 10 मिलीग्राम की कमी हो रही है, ठीक। तो जो स्टोन फर्स्ट होगा इसके भार में कमी कम हो रही है और स्टोन सेकेंड है उसके भार में अधिक कमी हो रही है, तो स्टोन 1 की जो ड्यूरेबिलिटी होगी अधिक होगी और जो स्टोन 2 होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। चलिए अब बात करते हैं एसी टेस्ट के बारे में। तो एसी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम सैंपल को, 100 ग्राम स्टोन का सैंपल लेते हैं तथा उसे 5% HCl के घोल में 3 दिन के लिए, ठीक, 5% HCl के घोल में 3 दिन के लिए या 1% HCl के घोल में 7 दिन के लिए रख देते हैं। इसके बाद स्टोन को बाहर निकालकर उसका दृष्टि परीक्षण करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 100 ग्राम सैंपल लेंगे, अगर HCl का जो घोल है अगर 5% है तो उसमें अगर 5% अगर घोल है तो उसमें स्टोन को कितने दिन के लिए रखेंगे, 3 दिन के लिए, ठीक। 5% होगा तो उसको 3 दिन के लिए रखेंगे, अगर 1% होगा तो कितने दिन के लिए रखेंगे, 7 दिन के लिए रखेंगे, ठीक। और उसके बाद स्टोन सैंपल को बाहर निकालेंगे और उसका दृष्टि परीक्षण करेंगे। और इसी टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, वेरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। इसी टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, वेरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। जिसकी वेरिंग रेजिस्टेंस अधिक होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होगी, जिसकी वेरिंग रेजिस्टेंस कम होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजिंग टेस्ट के बारे में। तो क्रिस्टलाइजिंग टेस्ट के द्वारा ड्यूरेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। इसमें जो सैंपल होता है उसका साइज कितना होता है, 40x40x40 mm साइज के 4 सैंपल लेते हैं, ठीक। उसके बाद उसको 14% यानी A2SO4 सोडियम सल्फेट के घोल में, यहाँ पे गलती से H2SO4 दिया गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 के घोल में क्या करते हैं हम 16 से 18 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद सैंपल को बाहर निकालकर सुखाते हैं तथा उसके भार में होने वाली कमी को नोट कर लेते हैं। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार करते हैं। जिस सैंपल के भार में जितनी अधिक कमी होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही कम होती है। जैसे कि कोई सैंपल हम एक लिए, ठीक, और एक दूसरा सैंपल लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, जिस सैंपल को जो साइज होगा 40x40x40 mm साइज, यानी कि मतलब 40 mm साइज का क्यूब होगा जिसकी प्रत्येक साइड 40 mm होगी।
इस तरह का 4 सैंपल लेंगे और उसको 14% सोडियम सल्फेट के घोल में लगभग 16 से 18 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद सैंपल को बाहर निकाल कर उसको सुखाएंगे और उसके बाहर में होने वाली कमी को नोट करेंगे। यह प्रक्रिया 5 बार दोहराएंगे। जिस सैंपल के बाहर में जितनी अधिक कमी होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए कि सैंपल 1 को रखने के बाद उसकी बाहर में कमी 5 मिलीग्राम हो रही है, ठीक, और सैंपल 2 को वेट करने पर कितनी कमी हो रही है, 10 मिलीग्राम की। तो दूसरे सैंपल की जो बाहर में कमी हो रही है वो अधिक हो रही है, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी क्या होगी, कम होगी। और पहले सैंपल के बाहर में जो कमी 5 मिलीग्राम हो रही है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी सैंपल 2 की अपेक्षा अधिक होगी। तो चलिए अब बात करते हैं सीमेंटेशन टेस्ट के बारे में। तो सीमेंटेशन से ही आभास हो रहा है, जैसे कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट कैसा मटेरियल है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बंधक का कार्य करता है। तो सीमेंटेशन टेस्ट में क्या होता है कि पदार्थ के खनिज कणों के बंधन ज्ञात करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ये पत्थर के खनिज कणों का बंधन ज्ञात करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है, सीमेंटेशन टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है उसका साइज कितना होता है, उसका जो डाया होता है कितना होता है, 25 mm होता है, और उसकी जो हाइट होती है वो भी कितना होती है, 25 mm होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सैंपल बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है। सैंपल को पत्थर का पिसा हुआ चूर्ण और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। जिस स्टोन की हम सीमेंटेशन टेस्ट कर रहे हैं उसको पहले उसका चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे, उसके बाद सैंपल बनाएंगे जिसकी हाइट जो होगी 25 mm होगी और जिसका डाया होगा 25 mm होगा। उसके बाद सैंपल को पेग टेस्टिंग मशीन द्वारा आघात किया जाएगा। जो पेग टेस्टिंग मशीन होती है उसके द्वारा आघात किया जाएगा, किंतु प्रत्येक बार की ऊंचाई जो कितनी है, 1 सेंटीमीटर रखी जाएगी। पेग टेस्टिंग मशीन से आघात तो किया जाएगा लेकिन जो आघात करने की ऊंचाई होगी प्रत्येक बार 1 सेंटीमीटर ही होगी। जबकि टफनेस टेस्ट में जो हम टफनेस ज्ञात करते थे उसमें जब आघात करते थे तो क्या करते थे, प्रत्येक बार 1 सेंटीमीटर जो ऊंचाई हम बढ़ा कर रखते थे। इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक बार आघात करने की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है कि अगर जो इम्पैक्ट है अगर 10 से कम है, तो हमारा स्टोन कैसा होगा, वीक स्टोन होगा। अगर इम्पैक्ट हमारा 10 से 20 के बीच में तो हमारा मीडियम स्टोन होगा। अगर इम्पैक्ट हमारा 20 से 75 के बीच में है या अधिक भी है तो क्या होगा, हमारा हाई क्वालिटी स्टोन होगा, ठीक। तो सीमेंटेशन टेस्ट के बारे में हो गया। यहाँ पर हमने स्टोन टेस्ट से संबंधित सभी टेस्ट को कवर किए। तो आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टोन की प्रॉपर्टी के बारे में।